नमस्कार, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो रहेगा आपका मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन इतिहास जो है, उसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम राजपूत राजवंश। तो आज राजपूत राजवंश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो क्लास होगी आज की, वो राजपूतों के बारे में होगी, जो आपका मुस्लिम शासकों के आसपास ये क्षेत्र स्थापित हुआ था, राजपूत राजवंश। ठीक है। तो 12वीं शताब्दी के आसपास पहली बार राजपूत शब्द की जानकारी प्राप्त होती है। पहली बार जो है 12वीं शताब्दी के आसपास राजपूत जो वंश था, राजपूत जो शब्द था, इसकी उत्पत्ति हुई। और ये कहा जाता है कि ये राजपूत जो थे, ये आपका कुलीन वर्ग से इनका संबंध बताया जाता है। कुलीन वर्ग से इन लोगों को चिन्हित किया जाता है और ये लोग आपके दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्र में थे। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शक, कुषाण या हूण और कई अन्य आक्रमणकारी कबालाई वंशज, ठीक है, इनसे संबंधित थे और भारतीय समाज में समेकित होकर एक योद्धा अभिजात यानी कि कुलीन वर्ग में इनका जो है उदय हुआ। और ये लोग राजस्थान व उसके उत्तरी क्षेत्र में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में यानी कि हरियाणा, यूपी और दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में इन लोगों ने अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आपका जो ये राजपूत जो शब्द आया है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित लोग थे, वे आपके जो है चौहान के नाम से जाने गए। उत्तर भारत में प्रतिहार साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप कई राजपूत महाराज्यों या गणराज्यों का उदय हुआ, जिनमें से आप देख सकते हैं कि अजमेर के चौहान थे, मालवा के परमार थे। ठीक है, इसमें अजमेर के चौहान, मालवा के परमार और इसके अलावा कन्नौज के गहड़वाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा दिल्ली में तोमर थे, गुजरात के चालुक्य और आधुनिक जबलपुर में उसके आसपास कलचुरी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में चालुक्य या चंदेल वंश के जो राजा रहे हैं, ये सभी इनको चौहान से ही संबंधित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कन्नौज का जो साम्राज्य था, कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज में जो गहड़वाल लोग थे, गहड़वालों ने पाल वंश के शासकों को धीरे धीरे बिहार से खदेड़ दिया और फिर बिहार और यूपी के क्षेत्र में कन्नौज के क्षेत्र में गहड़वाल वंश के राजाओं ने सत्ता स्थापित की। तो बात करेंगे अब सबसे पहले चौहान या चहमान। चौहान या चहमान के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये लोग दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में लोगों ने शासन किया। ठीक है, तो राजपूत वंश की जो सबसे पहली जानकारी प्राप्त होती है, वो 12वीं शताब्दी के आसपास प्राप्त होती है। इससे पहले आपके राजपूत नहीं थे। ठीक है, तो राजपूत शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है, वो 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। और सबसे पहले अगर इसके वंश की बात करें तो चौहान वंश या चहमान वंश है। ठीक है, ये आपका शाकंभरी जो जयपुर में आधुनिक सांभर के समरूप वाला जो क्षेत्र है, चौहान जो थे चौहान जो थे आपके, ये जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में सांभर के समरूप चहमानों की प्रथम राजधानी मानी जाती है। यानी कि सांभर जो क्षेत्र है आपका राजस्थान का, जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, ये चौहानों की सबसे पहली राजधानी मानी जाती है। बाद के राजाओं ने अपनी राजधानी को अजमेर स्थानांतरित कर दिया। बाद में जो राजा रहे चौहान वंश के, उन सब ने अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया, तो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया और अजमेर में ही बाद में इनकी राजधानी रही। ठीक है, जब राजा सिंहराज सत्तासीन हुए तो उन्होंने प्रतिहार सामंतों से स्वायत्तता प्राप्त की थी, इनकी सत्ता प्राप्त की थी। ये देखिए दिल्ली का क्षेत्र है। इस दिल्ली के क्षेत्र में आपका जो है, दिल्ली और कन्नौज के आसपास वाले में यहाँ पर गहड़वाल थे, जबकि अजमेर का क्षेत्र था, यहाँ पर चौहानों का साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, चलिए बात करेंगे तो चौहान वंश के अंतर्गत कौन कौन से शासक रहे हैं, कब इनकी उत्पत्ति हुई और किसने इस वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले सिंहराज जो 944 ईस्वी से 971 ईस्वी के आसपास तक इन लोगों ने शासन किया, सिंहराज ने शासन किया। तो इसका जो शासन स्थापित हुआ 10वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं शताब्दी के आसपास इसने अपना शासन स्थापित किया और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज ने, जो चौहान वंश के सबसे प्रथम राजा माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ही चौहान वंश की स्थापना की थी। सिंहराज ने 944 ईस्वी में चौहान वंश या चहमान वंश की स्थापना की और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद दूसरे जो राजा की जानकारी प्राप्त होती है इस काल में, वे थे आपके विग्रह राज सेकंड इनको कहा जाता है। और इन्होंने चित्तूर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। चित्तूर जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, उस पर इसने कब्जा किया था। तो 971 से 998 ईस्वी के आसपास तक इसने शासन किया। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद बात करते हैं अजय राज द्वितीय की। अजय राज सेकंड ने 1110 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक शासन किया। 1110 ईस्वी से 1135 ईस्वी तक अजय राज सेकंड ने शासन किया।
और इसके बारे में कहा जाता है कि परवर्ती जो आपके महत्वपूर्ण राजाओं ने आक्रमण किए, रवैया जारी रखा। तो इसने क्या करा, इसने भी आपका जो उत्तर के जो इससे पहले जो राजा थे उन लोगों ने जैसे आक्रमण किया, तो इसने भी अपने आक्रमण को जारी रखा, ठीक है। और इसने जो है अपनी राजधानी को उज्जैनी, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, वहां पर स्थापित की, और इसी ने आपका परमार राजाओं को भी पराजित किया था। इसके अलावा इसने अजयमेरू को अजमेर नगर के रूप में स्थापित किया। इसने जो है अजयमेरू को अजमेर के नाम से स्थापित किया था, अजय राज सेकंड के द्वारा। इसके बाद बात करें विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ का जो शासनकाल रहा है वो आपका 1150 ईस्वी से 1164 ईस्वी। विग्रह राज चतुर्थ का जो शासनकाल रहा है 1150 से 1164 ईस्वी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है इन्हें आपका विशाल देव के रूप में भी जाना जाता है, इनको ही विशाल देव के रूप में भी जाना जाता है। और 1151 ईस्वी में इसने तोमर शासकों से दिल्ली पर अधिकार प्राप्त किया था। इनके 1151 ईस्वी में इसने दिल्ली को तोमर शासकों से छीन लिया था, और इसके बाद इसने आपका दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। इसने आपका जन इसके शासनकाल के समय कुछ समकालीन इतिहासकारों के अनुसार इसका राज्य दक्षिण में उदयपुर और उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों तक था। दक्षिण में अगर बात करें इसके साम्राज्य की तो ये आपका उदयपुर तक था, यानी कि आपका उदयपुर कह सकते हैं आपका राजस्थान में, और उत्तर में शिवालिक यानी कि हरियाणा के क्षेत्र तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। बात करें कि इसने अपने शासन की जो सत्ता स्थापित की वो सांभर में स्थापित की, जो अजमेर के अंतर्गत आता है, और साहित्य को संरक्षण प्रदान इसने किया था। इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध नाटककार थे जिनका नाम था प्रसिद्ध नाट्य हरिकेली। नाटक का लेखन किया गया था इन्हीं के समय। प्रसिद्ध नाट्य था आपका हरिकेली। हरिकेली का नाटक, हरिकेली जो नाटक था उसका प्रकाशन विग्रह राज चतुर्थ के समय ही किया गया था। अब बात करें पृथ्वीराज तृतीय, या हाँ पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। इन्होंने 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक शासन किया। 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, और इन्होंने ही आपका तराइन का प्रथम और सेकंड युद्ध लड़ा था। इसके अलावा इन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद को भी पराजित किया, और भीम सेकंड जो आपके चालुक्य वंश के शासक थे गुजरात में, उनको भी इन्होंने पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं। लोक गाथाओं में सर्वाधिक प्रतापी चौहान शासक को पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, और ये ही पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने गहडवाल वंश के शासक जो चंदेल वंश के शासक थे जयचंद, गहडवाल वंश के शासक थे कन्नौज के जयचंद, इनको पराजित किया। इसके अलावा गुजरात के जो शासक थे भीम सेकंड, उनको भी इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा चंदेल वंश के शासक थे एमपी में जिनका नाम था परमर्दी देव, उनको भी इन्होंने पराजित किया था। तो इन्होंने कई लड़ाई लड़ी और कई क्षेत्रों के राजाओं को पराजित किया। इन्होंने बुंदेलखंड में चंदेल शासक और उनकी राजधानी महोबा के विरुद्ध अभियान किया था, और उसी संघर्ष के दौरान प्रतापी चंदेल योद्धाओं के आल्हा और उधल की वीर गाथाएं प्राप्त होती हैं। उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। लगभग 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और इसके शासन के बीच में लड़ाई हुई, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, लेकिन एक साल बाद फिर से 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अनेक जो है अर्ध पौराणिक या धर्म ग्रंथ आपके जो प्राप्त होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके काल की जानकारी मिलती है वो एक आपका ग्रंथ है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है आपका चंद्रबरदाई जो इसके दरबार में रहता था, चंद्रबरदाई इसी के दरबार में रहता था, ये राजकवि था इसका। इसकी पुस्तक है आपकी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो इसके बारे में इसके काल की जानकारी प्राप्त होती है, और मुस्लिम राज्यों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। इसके दरबारी कवि ही थे आपके चंद्रबरदाई। इसके अलावा एक थे आपके जयानक के द्वारा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी पृथ्वीराज विजय, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने शासनकाल में जो लड़ाई लड़ी उसके बारे में इस पुस्तक में जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है, ऐसा कहा जाता है कि आपका जयचंद जो थे कन्नौज के शासक थे, उनकी पुत्री का नाम संयोगिता था, और स्वयंवर से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उसका अपहरण कर लिया था, जिस कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी थी, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर जो शासक आते हैं वे आते हैं हरिराज। चौहान वंश के जो शासक आते हैं हरिराज आते हैं। हरिराज ने 1193 ईस्वी से और 1194 यानी कि एक साल तक शासन किया, और इन्होंने एक साल तक शासन किया था। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर को जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी, और उनके जो युवा पुत्र थे गोविंद को अजमेर का जागीर प्रदान की उन्होंने। अजमेर की
जागीर प्रदान की थी पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का जो भ्राता हरिराज था, उसने हरिराज ने गोविंद को मुस्लिम अधिपत्य स्वीकार करने हेतु अपदस्थ या निर्वासित कर दिया और अजमेर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गोविंद ने चहमान के स्तंभ शाखा की स्थापना की थी, गोविंद ने ही। इसके अलावा अजमेर के पुनः अधिपत्य के बाद फिर से यहाँ पर हरिराज ने दिल्ली के आक्रमणकारियों के प्रति आक्रमण को जो है जारी रखा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर आक्रमण कर लिया, अजमेर पर आक्रमण किया और हरिराज को पराजित करके अजमेर को भी दिल्ली सल्तनत में बाद में शामिल कर लिया था। कुल मिलाकर ये रहा कि चौहानों का जो राजवंश रहा, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय सबसे प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ में 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी। पहली लड़ाई में जो पहली तराइन की लड़ाई हुई थी, उसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, लेकिन दूसरी जो लड़ाई हुई तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और उसने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। उसके बाद इस क्षेत्र को जो है अजमेर के जो क्षेत्र का शासक बना था हरिराज, उसने लगभग 1 साल तक शासन किया, लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पर भी अधिकार कर लिया, यानी कि दिल्ली और अजमेर दोनों पर अधिकार कर लिया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये कुछ चौहान वंश था। चौहान वंश के कुछ प्रमुख राजा थे, जिनमें से आपका सबसे प्रमुख माने जाते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद